अगर अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान परमाणु वाली गिदड़ भभकी देता रहा, परमाणु पर वही पुराना राग अलापता रहा, परमाणु का डर दिखाता रहा। लेकिन इस गिदड़ भभकी के बीच अब की बार भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिसका दर्द उसकी कई पीढ़ियां महसूस करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर से कांपती रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर से प्रहार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पस्त हो गया। वार ऐसा हुआ कि मुनीर की सेना में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। 11 एयरबेस बर्बाद हो गए, एयर स्ट्रिप गड्ढे में बदल गए। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और मुनीर की सेना में खलबली उस वक्त मची जब सरगोधा एयरबेस को भारतीय सेना ने धुआं-धुआं कर दिया। शहबाज और मुनीर की नींद इसलिए उड़ गई क्योंकि इसी सरगोधा एयरबेस के पास किराना हिल्स है, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना है। किराना हिल्स में पाकिस्तान ने अपने परमाणु वॉरहेड्स रखे हैं। पाकिस्तान के लिए किराना हिल्स का लोकेशन बड़ा रणनीतिक माना जाता है। किराना हिल्स एक बेहद ही सुरक्षित मिलिट्री जोन है। किराना हिल्स अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहचाना जाता है। किराना हिल्स सरगोधा एयरबेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सरगोधा एयरबेस पर हमले के बाद ये खबरें सोशल मीडिया में तैरने लगी कि किराना हिल्स पर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। रेडिएशन लीक की खबरों ने भी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। हालांकि भारतीय सेना ने साफ किया था कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया, लेकिन भारत ने चेतावनी भी जारी कर दी थी, पाकिस्तान की परमाणु वाली धमकी बर्दाश्त नहीं होगी। परमाणु ब्लैकमेल का खेल अब नहीं चलेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत के इस सख्त संदेश के बाद पाकिस्तान के सुर बदल गए। जो पाकिस्तान परमाणु का डर दिखाता था, वो खुद खौफ खाने लगा। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं रहे? क्या पाकिस्तान के परमाणु टॉय टाएं टाएं फिस हो गए? क्या पाकिस्तान से परमाणु हथियारों का रिमोट छीन गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दावे, दम, बातें और उसके ऊपर गप, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो थोड़ा थोड़ा अंतर इनकी परिभाषा बन जाएगा। कुछ कुछ पाकिस्तान के साथ भी ऐसा है। पाकिस्तान दावे करते करते कब गप की सीमा में आ जाता है पता नहीं चलता, और इसका एहसास भी उसके लीडर्स को बहुत वक्त में जाकर होता है कि जो वो कह गए थे वो थोथी बातें थी, उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। थोथा चना बाजे घना, इस तरीके की बात कुछ निकल कर आई। लेकिन क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर अस्त्र या हथियार, क्या वो टाएं टाएं फिस हो चुका है? क्या पाकिस्तान अब हालात को देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा है, या फिर पाकिस्तान अभी नहीं समझने वाला, उसको वक्त लगने वाला है? मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए, और मेरे साथ
अक्सर मौजूद रहने वाले सुमित पीर। बहुत स्वागत है सुमित, बड़े दिनों बाद आपको देखा और आपके जरिए मैं कुछ मुद्दों पर जरूर आपके बेबाक राय को अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। और अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ, पीओके के एक्टिविस्ट, वो भी कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मेजर जनरल राजन कोचर आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि आपसे बात करते वक्त मुझे दायरे समझ में आ जाते हैं कि मैं कहां बातों को हवा तक ले जा रहा हूं और उसका स्पष्टता आप सामने रख देते हैं। सर, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक शब्द होता है, एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल एक शब्द होता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान हमेशा इनके बीच में इन शब्दों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहता था, और ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ ऐसा हुआ है? मैंने बातें बहुत सुनी हैं और मैं उनके कंफर्मेशन पर जब जाता था तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता था। मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के सुर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और न्यूक्लियर ब्लैकमेल दोनों पर बदले हैं? सर धन्यवाद राजीव जी, बहुत आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में। कई जगह बोलते हैं कि न्यूक्लियर का कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ या कोई रेडिएशन इसको लीकेज नहीं हुई है, डैमेज नहीं हुआ है, और इस कई जगह बोलते हैं कि हुआ है। अब कुछ लॉजिकल तथ्य मैं आपके सामने इसको रखना चाहूँगा। पहले तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, और उसने विजिट किया वहाँ पे साइट में, क्योंकि खबर आ रही थी कि वहाँ पे कुछ लीक है, और खबर ये भी आ रही थी कि इजिप्ट से एक हवाई जहाज, बोरेक्स करके एक बोरॉन केमिकल होता है, हाँ बोरॉन, इसको अरेस्ट करने के लिए, और यूएसए से भी एक हवाई जहाज आया था। ये सारी जो खबरें हैं, और ये सैटेलाइट में कैप्चर है, इसका मतलब है कि कुछ तो हुआ था वहां, जिसकी वजह से ये आपको एक इसको रेडिएशन का लीक वगैरह हुआ था। दूसरा, इसको अरेस्ट कर लिया गया टाइम पे, क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया था, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जबरन ये स्टेटमेंट इसलिए देनी पड़ी क्योंकि मामला को आगे वो और बढ़ाना नहीं चाहते थे, एक पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते थे। मेरा ये मानना है कि जरूर वहां पे स्ट्राइक हुआ है, और पाकिस्तान डिनाई अपना कर रहा है, बेशक वो करेगा ही डिनाई, बिकॉज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज आप जानते हैं, जो भी देश न्यूक्लियर होता है वो अपनी फैसिलिटीज को एक ऐसे तरीके से रखता है कि कहीं से भी उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं आ सकती है। अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे स्ट्राइक आई है, इसका मतलब पाकिस्तान की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अच्छी तरीके से सेफगार्ड करने के लिए। और मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जब ये सारी चीजें हुई तो आपने अमेरिका का स्टैंड देखा था। जब सिंदूर स्टार्ट हुआ था, अमेरिका ने बोला था इस लड़ाई से हमको कोई लेना देना नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने यह क्लियर किया था। यस, और ये इंसिडेंट के बाद हमने देखा कि अमेरिका का रुख बदल गया, और अभी अमेरिका सीज फायर की तरफ आ रहा था। तो ये क्या वजह थी? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं कि वहां पे कोई ऐसा न्यूक्लियर स्ट्राइक या ऐसी कोई क्षति नहीं पहुंची है, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि क्या हुआ इन 2 दिन में कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना स्टैंड बदली कर लिया और इस लड़ाई में अंदर आ गए। और वो इसलिए आ गए क्योंकि अगर वो नहीं आते तो ये फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप इसको न्यूक्लियर की तरफ चांसेस थे आपके उधर जाने के लिए, और इसीलिए वो इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। मेरी रीडिंग अपना ये है, और मैंने कई इंटरनेशनल और जो अनबायस्ड रिपोर्ट्स को भी मैंने पढ़ा है। मैंने इंडिया और पाकिस्तान की रिपोर्ट्स पे मैं नहीं गया हूं, और मैंने इंटरनेशनल अनबायस्ड लोगों की स्टेटमेंट्स भी मैंने सुनी है।
और उससे मुझे व्यक्तिगत अगर आप इसको मेरी राय पूछें तो मैं ये जरूर स्टेट करूंगा कि कुछ ना कुछ वहां पे जरूर हुआ था। एक रेडिएशन लीक आप बोल लीजिए या कोई डैमेज जो भी मैं ये सवाल आपके सामने लेकर ही मेजर जनरल कोचर इसलिए आया हूं कि मैं सारे कयासों को किनारे कर देना चाहता हूं। आपने एक लंबा वक्त सर्व किया है, ये खबरों के जो हिस्से हैं क्या ये सिरे जुड़ते हुए न्यूक्लियर स्पिलेज की तरफ ले जाते हैं या फिर वो कहानी है? क्योंकि पाकिस्तान के सुर बदले हैं, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। राजीव जी, आपने बिल्कुल एक बहुत लॉजिकल चीज कही है, क्योंकि पाकिस्तान का रुख और पाकिस्तान का रवैया भी इस स्ट्राइक के बाद बदला है। और खास तौर पे अगर हम दो एयरफील्ड की बात करें, सरगोदा और नूर खान का जो एरिया है, वो इनके न्यूक्लियर और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो न्यूक्लियर को कंट्रोल करता है। सर मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर आपको थोड़ा और समय अभी थोड़ी देर में देना होगा और इसी जगह पर लाकर मैं आपको बातचीत शुरू करवाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ लोगों को जानना जरूरी है। लेकिन बड़ी खबर अभी दे देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ी खबर की आतंकियों की मौत का एक नया आंकड़ा जारी हुआ है। पाकिस्तान में 120 आतंकी मारे गए थे, बहावलपुर में 20 की मौत हुई थी। पाकिस्तान के 40 सैनिक भी इसमें मारे गए थे। धीरे धीरे करके ये न्यूज़, ये चीज़ें सामने आ रही हैं और हम इनको एज इट इज़ जो जानकारियां सामने आ रही हैं अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कई चीज़ों को टाइम बाउंड उसके बाद करेक्ट करता है या वो करेक्शन फेज में लाता है। जैसे पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट को जब FATF पर बात हो रही थी तो पहले कहा वो मर गया, बाद में कहा कि वो जिंदा है और उसे सजा दे दी गई है। ये कई चीजें निकल कर सामने आती रही हैं और ये कई चीजें बहुत कुछ साफ करती रही हैं। मैं सुरेंद्र सिंह लाली आपका रुख करता हूं। सुरेंद्र सर, डिप्लोमेसी समय के साथ बदलती है और ये सच है, जब हालात बदलते हैं तो डिप्लोमेसी भी उस हिसाब से बदलती है। पाकिस्तान डिप्लोमेसी को बदलता रहता है, अपने हिसाब से डील करता रहता है। क्या आज पाकिस्तान जिन सुरों के साथ अपने जो वर्ड्स सामने रखना शुरू हो गया है, हमने पाकिस्तान की वो लैंग्वेज भी सुनी जिसमें कहा गया कि हमारे इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये हमने किसके लिए रखे हैं? भारत के लिए रखे हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं। भारत साफ कर चुका है बात तो होनी ही नहीं है, अगर होनी है तो मुद्दे क्लियर हैं और साफ हैं। क्या पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को बदलने की कोशिश कर रहा है आइसोलेट होने की से बचने के लिए? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। राजीव जी, 80 के दशक में एक हीरो हुआ करते थे, उनका नाम था अजीत। तो उनके कुछ डायलॉग बड़े फेमस थे और उनका वो एक डायलॉग मुझे याद आता है कि वो कहते थे कि मोना इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगी, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। तो हमने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि ना वो घर का रहा है ना घाट का रहा है। अब हुआ ये कि कुछ तो हुआ है, वो हिंदी फिल्म के गाने होते हैं ना कि कुछ तो हुआ है। अब हम भी नहीं बताना चाह रहे हैं और वो भी नहीं बताना चाह रहे हैं। हमारे ना बताने की अलग वजह और उनके ना बताने की अलग वजह है। अब देखिए, मैं 4 बातें रखूंगा जिससे कि साफ जाहिर होता है, और जो मेजर जनरल कोचर साहब ने भी कहा उसमें से एक बात के बारे में कि बात तो निकली है और अब दूर तलक भी जाएगी। क्योंकि पहला सैटेलाइट इमेजरी जो मैक्सर टेक्नोलॉजी दिखाती है कि हमने 3 मीटर चौड़ा गड्ढा किया है 30 मीटर मुरीद एयर बेस के गेट से। दूसरा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी नुकसान हुआ है। और राजीव जी, आप जानते हैं कि जब ऑपरेशन फुल स्केल होती है तो कमांड और कंट्रोल सेंटर में बहुत लोग होते हैं जो उसको गवर्न कर रहे होते हैं, वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह होता है। तो उसमें भी इनके बहुत लोग गए हैं, पर पाकिस्तान किस मुंह से बताएगा? और 2 पहले रिपोर्ट आई थी कि 2 टर्किश इंजीनियर भी मारे गए जो उन्हें ड्रोन सिखाने आए थे। तो मुझे लगता है कि उनका भी नमाज जनाजा इसी में ही हमने पढ़ दिया है। तीसरा, एक रिपोर्ट है यूएस नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की कि जिनका एक एयरक्राफ्ट है B350 AMS, अब वो भी पाकिस्तान के पास देखा गया है। इजिप्ट, जो कि एक अमेरिका के बहुत अच्छे चेले चपाटों में आता है, उनका जहाज भी वहां देखा गया जो बोरोन लेके गया है। तो वो इजिप्शियन प्लेन था एक्चुअली, उसकी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मूवमेंट थी वो इजिप्ट से थी। उसके बाद हमारे जो एयर मार्शल AK भारती जी ने जब PC की थी, तो उनसे जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि हमने उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, तो उन्होंने बहुत गोलमोल जवाब दिया। क्योंकि डिप्लोमेसी में आप डायरेक्ट बात नहीं कहते, मतलब वो कहते हैं ना कि कहना
बेटी को सुनाना बहू को। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमें नहीं पता कि किराना हिल्स में ऐसा कुछ है, अब आपने कह दिया तो मैंने सुन लिया है। तो माना यह जाता है कि वहां पे इनकी साइट पे हमने किया है जिससे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई है और इसीलिए शायद वो जहाज आया है। अब मोदी जी ने कुछ नैरेटिव्स तो बदले, कल एक नैरेटिव और बड़ा जबरदस्त बदल दिया, घुस के मारने वाला बदल दिया, गोली के बदले गोले का बदल दिया। कल उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान की जनता से गुफ्तगू की कि तुम्हें इस आर्मी ने क्या दिया है। मतलब पाकिस्तान की आर्मी ने तो हमेशा हमें हिंदुओं को ही अपना काफिर और दुश्मन बना के रखा, पर कल मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की जनता के दिमाग पे भी की कि आराम से ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या दिया है तुमने। हम कल दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गए, $4 ट्रिलियन, और पाकिस्तान हमारा 10% भी नहीं है। तो कल एक सर्जिकल स्ट्राइक इन दी साइकोलॉजिकल माइंड्स ऑफ पाकिस्तानी की कि आप अपने आप ठंडे दिमाग से देखो कि आपको इस झूठ की, इस आतंकवादी आर्मी ने क्या दिया है। राजीव जी एकदम सही आपने बात यहां पर सामने रखी, और मुझे उम्मीद नहीं थी सुरेंद्र सिंह लाली सर आप मुझे हंसाते हुए इतने गंभीर मुद्दे को समझा ले जाएंगे। लिक्विड ऑक्सीजन का जो उपयोग अजीत जी बता गए थे वो याद रखना होगा हम सब लोगों को। सुमित पीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित पीर, मैं एक सवाल था, मैं सोच रहा था आपसे पूछूं, लेकिन मैं आपकी अनुमति लेते हुए उस सवाल को मेजर जनरल राजन कोचर के लिए रखता हूं। आपके लिए मेरा सवाल यह है कि जो कुछ भी हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हमको लग रहा था कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, वॉज इट ए ट्रूस और वॉज इट ए वार्निंग शॉट वेल्ड इन डिप्लोमेसी? यानी ये सारा युद्ध विराम था या कुछ ऐसा इसमें मिला के घुमा के पाकिस्तान के सामने रखा गया कि बताते भी नहीं बनता और स्वीकार करते भी नहीं बनता? दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। देखिए, शुरुआत करेंगे तो 1 मिनट आपसे एक्स्ट्रा मांगेंगे पहले ही। मिला आपको? सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ऑन टिल परपेचुइटी, ये कभी बंद नहीं होगा। हमने बोला इसका फेज 0, 0 मतलब शून्य, शून्य मतलब समय से अपार, अपार से समय, जो समय से भी परे हो वो शिव है, वो महाकाल है, उनका कोई आदि ना कोई अंत है, और कालों का जो काल होता वो महाकाल होता। तो आप ऑपरेशन सिंदूर को महाकाल का ही एक रूप मानिए जो दुश्मनों का काल है, और ये तब तक दुश्मनों के सर पे रहेगा जब तक दुश्मन खत्म नहीं होता, नेस्त नाबूद नहीं होता। पहली बात। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स और कुछ डाटा पे जिसपे हमारे दर्शक समझ पाएंगे हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, पहली बात थी, हमें ऑपरेशन को खत्म करने का कोई फायदा नहीं था। ऑपरेशन को जिंदा रखना, और तब तक जिंदा रखना, उतने सालों और उतने दशकों तक जिंदा रखना जब तक हमारी मर्जी होगी, हमारी मंशा होगी, जब तक हम चाहेंगे, जब तक हमारा दिल मानेगा, और जब तक हमारा दिमाग इसकी अनुमति नहीं देगा। दुश्मन का कंप्लीट विध्वंस हो चुका, संहार हो चुका, तब तक ऑन रखिएगा। दूसरी बात, अब ऑपरेशन ने किया क्या? 12 एयरबेस, कुछ मेरे हिसाब से 1200 से 1500 जहादी, पाकिस्तान फौज के लोग, ये सब कॉमन बात है। इसके लिए ऑपरेशन एक छोटी बात है। देखिए, जो न्यूक्लियर वाली बात है उस पर जरा डायरेक्ट मुद्दे पे आए। मिलिट्री वाला नुकसान तो सबको पता है, ठीक हो रहा। अब मैं आपके सामने 8 या 10 ऐसे पॉइंट रखूंगा जो न्यूक्लियर वाले नुकसान को खुद प्रमाणित कर देंगे। जो हुआ जो नहीं हुआ, हम तो कुछ नहीं कहते भैया। पहली बात, जो ये सरगोदा की बात करें, सरगोदा से 20 किलोमीटर दूर इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है। टनल्स का जो गेट है राजीव भाई, उससे 550 मीटर, 5 से 50 मीटर दूर सैटेलाइट इमेजरी धुआं पाया गया। अब ये अगर आपने एयरपोर्ट को ठोका तो 520 किलोमीटर दूर टनल के मुंह में, टनल के मुंह से केवल 550 मीटर दूर काला धुआं क्यों उठा? पहली बात, अगर काला धुआं उठा तो वहां पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट क्यों देखी? दूसरी बात, जब स्ट्राइक हुआ 2 न्यूक्लियर वैन जो डिजास्टर रिकवरी वैन है उनको क्यों मोबिलाइज किया? तीसरी बात। चौथी बात, ये आपके ये किराना हिल्स हो, चश्मा हिल्स हो, इन न्यूक्लियर साइट्स का फोटो लेना, सैटेलाइट इमेज लेना पे ब्लैकआउट क्यों लगाया गया? चौथी बात। पांचवी बात, अमेरिका का जहाज, इजिप्ट का जहाज, बोरॉन का छिड़काव, ये क्यों हो रहा था? छठी बात, प्याज क्यों खरीदे जा रहे थे पूरे पाकिस्तान में? क्योंकि प्याज न्यूक्लियर रेडिएशन को कंटेन का काम करते, ये क्यों खरीदे जा रहे थे? उसके अलावा अगर वहां कुछ हुआ नहीं, वहां इवैक्यूएशन की बातें क्यों हो रही है?
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमने की, और देखिए अब आते हैं नूर खान पे। नूर खान पे आपने इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया। नूर खान के नीचे इनका संभवतः कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था। आपने इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनका ट्रांजिट हब माना जाता था, नूर खान उसको ध्वस्त कर लिया। इतना ही नहीं, डेरा गाजी खान पे ब्लैकआउट, डेरा गाजी खान पे पाकिस्तान फौज का एनसर्कलमेंट और उसको लेना, और इन सब चीजों के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का गोलमोल जवाब देना, इन सब चीजों के बाद पाकिस्तान का आईएसपीआर और आईएसआई, और ये क्लियरली नहीं कहता हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमने जो अचीव किया, कन्वेंशनल वॉरफेयर होती यहां, एक न्यूक्लियर वॉरफेयर है यहां, उसके बीच में एक जगह है जहां आप इनका पेरिफेरल अटैक करके, यानी कि पेरिफेरी पे अटैक करके कमांड एंड कंट्रोल इनका ध्वस्त कर दो। यानी कि पाकिस्तान को जो परमाणु बम है या डर्टी बम है या टैक्टिकल वॉरहेड है, वो अब हमारी समस्या नहीं, वो पाकिस्तान की समस्या हो गई। कारण अगर उन टनलों में लीक हो गया, अगर उन टनलों में आग लग गई, अगर उन टनलों में नुकसान हो गया, राजीव भाई दशकों तक उस टनल में, उस क्षेत्र में आदमी जा नहीं सकता, जाएगा तो बुन के खत्म हो जाएगा। तो वो परमाणु बम जो काफिरों के लिए रखे थे, जो हिंदुस्तान के लिए रखे थे, अब वो सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की हो गई है। उसके बाद मोदी जी का स्टेटमेंट देखिएगा, हम परमाणु बम की धमकी से नहीं डरने वाले। डॉक्टर जयशंकर साहब का कल परसों स्टेटमेंट, जर्मनी में हम परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे। और माननीय राजनाथ सिंह जी, भाई ये जो पाकिस्तान के परमाणु बम है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको अपने संरक्षण में ले ले, हमें इनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं है। और वहां से दुनिया की कोई शक्ति, महाशक्ति ये नहीं कह रही आपको खुल के, नहीं जी हमने अध्ययन किया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम सेफ है, कोई ये कहने को तैयार नहीं है। और सरगोदा में आपको बताऊं, सरगोदा में बड़े बड़े बोल्डर लगाना, सरगोदा में एनसर्कलमेंट करना स्पेशल फोर्सेस से क्यों किया, सरगोदा से चीजों को ट्रांसपोर्ट किया गया, क्यों किया गया, कहां किया गया, सरगोदा का ब्लैकआउट करना, पाकिस्तान की न्यूक्लियर सारी फैसिलिटीज पे स्पेशल फोर्सेस का डिप्लॉय होना, कंक्रीट के बोल्डर लगना, और वहां किसी का भी आना जाना बंद करना। अटकले तो यहां तक है राजीव भाई, 50 लाख लोग का इवैक्यूएशन प्लान कर रहे हैं लोग। अगर लोगों का इवैक्यूएशन होता है तो लोगों का इवैक्यूएशन तो धूप सेकने के लिए होगा नहीं ना। एग्जैक्टली बड़ी रेडिएशन लीक की बात हो गई है। हम कहें ना कहें, दुश्मन माने ना माने, जमाने ने देख लिया, वक्त के सीने पे आपने अपने खंजर से तराश दिया साहब, आगे कुछ कहने सुनाने की जरूरत नहीं। हम तो वैसे महाकाल के भक्त हैं, हमें ना कुछ कहना ना करना, जो करते प्रभु करते, उनकी इच्छा से होती, हम तो निमित्त मात्र है, हम तो यही ऐसे अपना संबोधन करते हैं। अब दुश्मन के लिए कालों का काल महाकाल, जो समझ जाओ समझो, नहीं समझाओ वरना अंत आपको बताइए कैसा होता है। ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल था, जो पाकिस्तान की हरकतें थी, आज सच्चाई ये भी है, जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे राजीव भाई, पाकिस्तान नहीं था खाली, पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ तुर्किया, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, और संभवतः पाकिस्तान के साथ आपका ईरान भी था। 5 देशों को हमने पछाड़ा है, और इनमें से 2 देश कम से कम न्यूक्लियर पावर्ड है। चाइना न्यूक्लियर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर है। तो केवल पाकिस्तान के छक्के नहीं छुड़ाए गए, चीन को भी उनके औकात गिनाई गई, और साथ में पाकिस्तान को भी उनका मित्र तुर्किया, अजरबैजान हो, और बाकी लोग जो चोरे छुपे आ रहे थे उनको भी उनकी औकात गिनाई गई। इसीलिए अमेरिका में हड़कंप है, इजराइल में बातें हो रही, रशिया में बातें हो रही, व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं जो मेरे वेपन है दुनिया में अचूक है। क्यों? आपने अभी देखा, कहां देखा, किसको देखा? ऑपरेशन सिंदूर को देखा, अमेरिकनों को सुनाया जा रहा है आज। और ये जो भारत ने हमारा पराक्रम दिखाया, जो हमारा डिफेंस शील्ड है, आकाश तीर, 100% अभेद्य, एक प्रोजेक्टाइल अंदर आयरन डोम से ऊपर है। अब बताइए, इतना कीर्तिमान और ऐसा ऑपरेशन किसी ने 2 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स के जॉइंट वेंचर के खिलाफ दुनिया में किया हो, और आज उनकी हालत ये है राजीव भाई, ना कुछ बोलते बने, ना उगलते बने, ना निगलते बने, ऐसी जुराब लगी है कि बस बाथरूम के ही चक्कर काट रहे हैं। दो चीजें हैं यहाँ पर, 2 चीजें हैं यहाँ पर जो आप भी यहां पर कह रहे हैं। एक तो रूस अब तक इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि उसके S-400 से उसी ने वो कमाल अब तक नहीं किया यूक्रेन के साथ वॉर में, जो भारत ने करके इतने दिनों में दिखा दिया। तो क्या ये अडेप्टेबिलिटी है कि भारत ने इन चीजों को अपने वेपन्स के साथ इस सिस्टम को कैसे अडेप्ट किया और उसका रिजल्ट लिया? दूसरी बात ये, आप महाकाल के भक्त हो सकते हैं, सुरेंद्र सिंह लाली साहब लिक्विड ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वो तथ्य झूठ नहीं बोलते, सामने आते हैं। मैं बड़ी खबर लेता हूं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सैटेलाइट तस्वीरों से नया खुलासा, पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है।
भारत ने यहां पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी को निशाना बनाया था। मुरीद के एयरबेस के सबसे सुरक्षित परिसर को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में तबाही का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा। मैक्सॉर टेक्नोलॉजी की बात लगातार लोग कर रहे हैं और सैटेलाइट तस्वीरों ने नूर खान और मुरीद के एयरबेस पर हुए नुकसान की गंभीरता को उजागर किया है। तस्वीरें में हम दिखा देते हैं, सैटेलाइट इमेजेस है, सैटेलाइट इमेजरी है और ये बताती है कि वहां पर बहुत कुछ हुआ है। केवल ये कह देना फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल जो भी कहा जाए वो आसिम मुनीर को बना देना इस बात का सबूत नहीं है कि कोई बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। सैटेलाइट इमेजरी कुछ गलत यहां पर नहीं कह रही है। मैं रुक करता हूं मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपका रुक करता हूं। राजन कोचर सर, अभी चर्चा में सारी बातें आ गई कि भारत ने जो 11 प्रिसीजन स्ट्राइक की थी उसके बाद कुछ हुआ है ऐसा जो कि चर्चाओं में है। तो मई 10 के वी आवर्स में क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ जो 11 प्रिसीजन स्ट्राइक है, और क्या इन 11 में से हम केवल 3 को छांट लें, जिसमें नूर खान है, जिसमें जैकोबाबाद है और जिसमें सरगोधा है? क्या इन्होंने पिक्चर बदल दी और क्या पाकिस्तान को और वर्ल्ड पावर्स को यह लगा कि वन मोर एयर स्ट्राइक एंड पाकिस्तान विल बी ए केस स्टडी? मेजर जनरल राजन कोचर। धन्यवाद राजीव जी। एक पर्सपेक्टिव में आपको देता हूं। पाकिस्तान के पास 13 ऑपरेशनल एयर बेसेस हैं टोटल, और आपने उनमें से 11 को स्ट्राइक किया है। बचा क्या? 2, मुश्किल से 2 एयरबेस बचे। अब जब आपके एयर बेसेस ऑपरेशनल नहीं होते हैं तो आपका हवाई जहाज अगर टेक ऑफ भी कर लेता है लैंड नहीं कर सकता है, बिकॉज हर एक एयरबेस में 2 टैक्सी के ट्रैक्स होते हैं और अगर आप एक को नष्ट कर लेते हैं तो दूसरा इस्तेमाल हो सकता है। पर अगर आपने दोनों के ऊपर घात किया है तो वो एयरबेस नॉन फंक्शनल हो जाता है। और उसके ऊपर अगर आपने रडार की 2 साइट्स हैं यहाँ पे, और ख़ास तौर पे हम सरगोधा की जब बात करते हैं तो अगर आपने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। अब कितनी देर के लिए नॉन फंक्शनल होगा ये डिपेंड करता है कि आपने जो कितना ज़्यादा उसको नुकसान एक्चुअली पहुँचाया है। पीरियड आप इसको मान के चलिए कि 72 आवर्स से लेके आपके 2 हफ्ते तक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हाईलाइट करता हूं। डॉन न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार निकला था कि 4 एयर बेसिस के ऊपर टेंडर की रिक्वायरमेंट थी और वो रिपेयर के लिए नहीं था, वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए था। इसका मतलब है कि 9 में से 4 एयर बेसेस को आपने इतना नुकसान पहुंचाया है कि वहां पे रिपेयर भी नहीं हो सकता है और रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। और रिकंस्ट्रक्शन में आप जानते हैं जिस तरीके से टेंडर होता है और फिर उसका प्रोसेस होता है, काम शुरू होता है, उसमें महीने लग जाते हैं। तो पाकिस्तान को एक क्लैरिटी हो गई थी कि आगे जो है लड़ाई वो इसको खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी एयर पावर को भारत ने काफ़ी हद तक डिग्रेड कर दिया था। कुछ एनालिस्ट जो हमारे एयरफोर्स के हैं उनका ये भी मानना है कि तकरीबन उनकी एयर पावर 40% से ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी थी। ये अब जब ये सिनारियो आपके सामने आएगा तो कौन दौड़ा जाएगा सीज फायर के लिए, मुझे आप बताइए। पाकिस्तान एक स्टेटमेंट उनका प्राइम मिनिस्टर देता है या उनका कोई मिनिस्टर की स्टेटमेंट में देख रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि भारत गया था सीज फायर मांगने के लिए। देखिए ये झूठ है। ये जो फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, हमको तो जरूरत नहीं थी सीज फायर के लिए, कोई भी वजह नहीं थी, रीजन नहीं पाकिस्तान ने दिया कि भारत क्यों गया जब आपके एयर बेसेस आपके डैमेज हुए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है इस डिस्कशन में, डैमेज टू द एयर डिफेंस सिस्टम। आपके HQ-9 को डैमेज हमने किया, आपका लाहौर और आपका कराची, ये आपके 2 खास तौर पे एयर डिफेंस सिस्टम्स आपके डैमेज हुए।
अब इसका मतलब है कि हमारे से कोई भी स्ट्राइक अगर अंदर जाती है, मिसाइल जाते हैं, ऐसी कोई जाती है, तो पाकिस्तान उसको रोक नहीं पाएगा। और पाकिस्तान समझ गया था कि अभी ये हम फौज में बोलते हैं सैल्वो, ये एक फर्स्ट सैल्वो था भारत का, और सेकंड सैल्वो अगले दिन आना था। और अगले दिन अगर ये सैल्वो आ जाता तो पता नहीं इसको पाकिस्तान में कहां कहां पे क्या पे इसको क्या अपना नुकसान हो जाता। और लास्ट स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं, हमारे जो डीजी एयर डिफेंस की स्टेटमेंट है, ये मैं उसकी एक लाइन आपको इसको बताना चाहता हूं। डीजी एयर डिफेंस ने ये बोला है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पे हमारी ड्रोन्स या हमारी मिसाइल्स पहुंच सकती। कहीं पर भी आप अपनी कोशिश कर लो छुपने के लिए, पाकिस्तान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पे हम आपको स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसीलिए नेक्स्ट टाइम सोच समझ के एक्शन लेना, बिकॉज पाकिस्तान को एक सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है। एक फर्स्ट चांस भारत ने दे दिया, भारत ने सीज फायर एग्री कर दिया, बिकॉज हमारे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए थे और हमको इस लड़ाई को और आगे ले जाने की जरूरत नहीं थी। और जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही मीट हो गए तो हम क्यों और लड़े। पर नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन नहीं आएगी जो लोग समझते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा नहीं होगा, वो और भी भयानक होगा, और ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेशन और भी भयानक होगा, या पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। सुरेंद्र सिंह लाली, मैं मेजर जनरल राजन कोचर का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, और जब वो कुछ कहते हैं तो उसके पीछे वजन होता है, उनकी एक लंबी सर्विस है, उनका एक अनुभव है जो ये बातें करता है। लेकिन जो कुछ मैं पढ़ पा रहा हूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो भयानक वाला एपिसोड देर सवेर आ ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बिना ऐसा कुछ किए शायद चैन से बैठ नहीं सकता है। 71 के बाद 79 में ही उनके प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में कह दिया था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और उसके बाद वो उसी पॉलिसी पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कारगिल में भी झेल चुके हैं और अभी भी मार खा चुके हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या जो सीज फायर की कहानी बनाई गई, बताई गई और सुनाई गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप लीड लेते हुए दिखाई पड़े, क्या किसी बिना डॉक्यूमेंट को साइन किए बिना ये चीजें हो सकती हैं? और अगर डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए तो क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? राजीव जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका तफसील से जवाब दूं। पहली बात है कि पाकिस्तान ने जो सांप पाले हैं, ये आज सांप उन्हीं के गले पड़ जाते हैं। वो नहीं चाहते कि गले पड़े, तो इसलिए उनको आगे पीछे अफगानिस्तान और इंडिया में भेजते हैं। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का मैं 2.0 पे भी नहीं जाना चाह रहा हूं, ये 1.0 ही है। क्योंकि अगर हिंदी फिल्म में गाना आ जाता है तो ये मतलब नहीं कि फिल्म रुक गई है, उस समय गाना आ रहा, स्टोरी चल रही है। तो हमने ये बता दिया है कि अगर गोली आएगी तो यहां से गोला जाएगा। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये तलवार पाकिस्तान के सिर पे लटक रही है। इसीलिए वो दुनिया भर में दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि अब उन्होंने इतने स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशतगर्द खड़े कर दिए हैं कि अब अगर वो नहीं करते हो तो वो शायद वो उन्हीं को मारेंगे। क्योंकि अब लश्कर तौयबा हो या कोई भी तंजीम हो, अब ये रातों रात कोई अमेरिका, हार्वर्ड या वॉटन में जाके पीएच तो नहीं करेंगे ना। ये तो पहले ही सिर्फ यूद और हनूद की नफरत पे हैं। 1947 में पाकिस्तान अपना वजूद ढूंढ रहा था, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी। 2025 में भी वो अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अरे भाई, वो माइनॉरिटी छोड़ी कहा तुमने। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि ये जिन अब बाहर आ चुका है। दूसरा ये है कि आपने कहा ये बात बाहर निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। बात देखिए, पाकिस्तान सबसे पहले तो अपनी जनता को झूठ बोलता है, क्योंकि सच बोलने को है ही नहीं। मुझे तो हंसी आती है कि जब मैं इनके जर्नैलों के मेडल देखता हूं, अरे भाई आप कौन सी वॉर जीते हो जो आपने मेडल लगाए हैं? मतलब तो कबड्डी या कौन सी तुमने गली की स्पोर्ट खेली? आप तो सारी हारे हमसे। सारी उन्होंने शुरू की,
और सारी हमसे हारे और उसके बाद भी मेडल लगाते हैं। अब ये बात जनता को भी निकलेगी, जो मोदी जी को अंदेशा हो चुका है, क्योंकि अब हमने जाके जो बम मारे हैं वो लाहौर तक पहुंचे हैं। तो शुरू में तो बहुत बढ़िया ये काफिरों को कह कह के नैरेटिव बनाएंगे, पर सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट होंगी और लोगों को समझ आ चुका है, क्योंकि लोग एक बार कोर कमांडर का घर लूट चुके हैं। अगर आप देखिए, इन्होंने इमरान खान से उसका सिंबल ले लिया, उसके बाद भी वो जीत गए, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया भी है। जो कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हमें हमारी आर्मी ने सन 47 से हमारा मामू बनाया है, लेकिन अब वो नैरेटिव निकलेगा। देखिए अब कारगिल पे कितनी वीडियोस निकली हैं कि वो बताते हैं कि हमारे लोग थे। तो इसमें अभी परतें खुलेंगी, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे लाहौर तक के अटैक की वीडियोस निकलेंगी, हमारे पास तो कोई वीडियो नहीं निकली, क्योंकि हमारे पास तो कोई अटैक ही नहीं हुआ। हमने तो सारे उनके गिरा दिए, पर उनके यहाँ तो वीडियोस हैं, वो पीछे से आवाज मार रहे हैं, बिस्मिल्लाह कह रहे हैं और 50 चीजें बोल रहे हैं, क्योंकि हमने घर जाके मारा है। तीसरी चीज राजीव जी, अभी सिर्फ हमने उनको ट्रेलर दिखाया है। मोदी जी ने बता दिया है कि ये देखो ये ट्रेलर है, अगर समझ जाओगे तो नहीं, मोदी जी की बात को कोट करूं तो नहीं है, तो फिर हम गोली से भी आपको समझा देंगे। एक एस्पेक्ट में चाइना पे आना चाहता हूं। चाइना का इंटरेस्ट लड़ाई में नहीं है, क्योंकि जैसे सुमित जी ने बताया कि अगर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होती है तो जो पहले भी चेरनोबिल में हुई थी, जो कि बहुत कम एक्टिव था, उसका भी जो धुआं था वो नॉर्दर्न यूरोप में जाके नुकसान किया था। तो अब तो न्यूक्लियर इतना पोटेंट है कि अगर वो होता है तो चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सब तो जुड़े हुए। आसमान तो नहीं देखता ना कि कौन सा बॉर्डर कहां है। तो चाइना का इंटरेस्ट है कि सिर्फ पाकिस्तान को उंगली करो, ताकि वो एक बॉर्डर से हिंदुस्तान को रोके और दूसरे से हमें पाकिस्तान रोके, चाइना रोके, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा ध्यान दोनों बॉर्डर में बटे, ताकि हम इकोनॉमिकली जो डेवलप हो रहे हैं वो चाइना को चैलेंज ना कर पाए। तो चाइना दरमियाना गेम खेलता है इसके अंदर। लास्ट आपकी बात थी रशिया की LS-400, वो जो इस्तेमाल नहीं कर पाए। अरे भाई, जितनी मर्जी अच्छी मशीन हो, उसके पीछे दिमाग तो चाहिए ही। ऐसे ही थोड़ा ना अमेरिका की हर बिग टेक्नोलॉजी कंपनी में हिंदुस्तानी CEO क्यों है? क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी दे दी, उससे चलाएगा कौन? तो मेरा यही कहना है कि लास्ट की पाकिस्तान को एक चीज और समझाई, जो मेजर जनरल साहब ने भी बोली, कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो शेप है वो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का ढोल पीटता रहा है। वो इसीलिए आसपास अपनी बनाता रहा रिलेशनशिप कंट्रीज के साथ। तो हमने ये भी दिखा दिया कि आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो हमारे लिए सिर्फ 3 घंटे का खेल है, अगर हम चाहें, अगर आप बाहर ना आए। थैंक यू राजीव जी। बहुत बेहतर तरीके से आपने इसको यहाँ पर एलोबरेट किया, लेकिन हम एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, फिर मैं सुमित पीर के पास आऊंगा और सुमित का भी जवाब लूंगा। पाकिस्तान अब न्यूक्लियर बम का भी दंश झेल रहा है। बलूचिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से वहां पर बलूचिस्तान का चांगी बर्बाद है। लाखों बलूच आज भी गंभीर बीमारी से परेशान हैं। लाखों बलूच बलूचिस्तान से पलायन कर रहे हैं। आज के दिन पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, इसको हमें भूलना नहीं होगा। और चांगी की बात हम कर रहे हैं, जहां पर पानी जहरीला है, मवेशी मरते हैं। चांगी और रास्को पहाड़ों पर 5 टेस्ट किए थे पाकिस्तान ने, और इस टेस्टिंग की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा सफेद हो गया था। आज के दिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 28 मई 1998 को बलूच ब्लैक डे मनाते हैं। बलूचों ने UN से मांग की है कि पाकिस्तान से एटॉमिक वेपन्स वापस ले लिए जाएं। मई को बलूचिस्तान की सरजमीन धमाका हुआ था। इसके मुज़र असरात अभी तक पाए जा रहे हैं। दिल की बीमारी, कैंसर समेत मुज़ी अमराज बलूचिस्तान में पाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी नाकामी और नालायकी को छुपाने की खातिर, और ये दुनिया को ये बताया जा रहा है कि हमने जो एटमी तजुर्बा किया है इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वहाँ की जानवर, भेड़, बकरियां, ऊँट और फसलें बहुत मुतासर हो चुकी हैं। हम दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं आप लोगों की वसाफ़त से
कि वो बलूचिस्तान में एक ऐसी गैर दारोमदार डेलीगेशन भेज दे जो इनकी असरात का जायजा लिया जाए। हुकूमत को, पाकिस्तान को, इस रियासत को कोई सरोकार नहीं, वो सिर्फ बलूचिस्तान की मादनियात और वसाइल को लूटना चाहती है। ये बलूच आवाज है जो इस बात को सामने रखती है कि पाकिस्तान के अनसेफ न्यूक्लियर टेस्ट ने वहां की आबादी के साथ क्या हाल कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना कोई हिस्सा छोड़ा हो तो ना, पाकिस्तान हर जगह ऐसे ही एक्सप्लॉइट करता है, लोगों को छोड़ देता है तबाह और बर्बाद होने के लिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त पीओके से बड़े एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं सुमित आता हूं आपके पास, लेकिन अमजद भाई अभी जुड़े हैं। अमजद भाई थोड़ा और जल्दी जुड़ते तो इस डिस्कशन में और चार चांद लगते हैं आपके आने से। लेकिन मेरे पास सवाल हैं आपके लिए। अमजद भाई, बलूचिस्तान की तरफ से आवाज आ रही है जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उन्होंने वहां की जनरेशंस को तबाह कर दिया क्योंकि अनसेफ न्यूक्लियर टेस्ट थे। लोग अभी तक कैंसर और तमाम बीमारियों से परेशान हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान किस चीज के सहारे जीते हैं, ये आप यहां सामने हमारे रखिए, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं। पैनल में हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र सिंह लाली, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित पीर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के हुक्मरान किस चीज के सहारे जीते हैं? क्या न्यूक्लियर वेपन के जरिए मुस्लिम उम्मा में ताकतवर दिखने का एक सोच, एक जरिया, और इस बात का डर कि अगर ये सब कुछ चला गया तो मुस्लिम ममालिक का लीडर बनने का ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा? अमजद भाई। नहीं, मुस्लिम दुनिया के लीडर तो नहीं है, ना कि ये कभी बन सकते हैं। अलबत्ता मुस्लिम दुनिया के माथे पर कलंक का टीका जरूर है ये। और जहां तक ताल्लुक है कि ये किस तरह जीते हैं, किस चीज पे जीते हैं, ये घास पे जीते हैं। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें घास खानी पड़े। तो अब घास खा रही है इनकी कौम। एटम बम बनाया है, वो चलता ही नहीं है। चलाते ना, कहते थे हमारे पास परमाणु बम है, हम चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो पता चला है कि गालबन अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स वहां पाकिस्तान ने छुपा के रखे हुए हैं। इनके पास क्या है? मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं, झूठे लोग हैं। ये नहीं इनके अंदर इतनी सख्त या ताकत के ये न्यूक्लियर एटम बम्स और हाइड्रोजन बम्स और ये बम बनाएं। और अगर खतरा है तो फिर पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल जो एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी है उनके हवाले किया जाए। मैं कब से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक स्टेट बनता जा रहा है। खास तौर पर ये जो फील्ड मार्शल बनाया है इन्होंने अब, और ये जिस तरह से ये आज यौम तकबीर मना रहे हैं 28 मई के जो एटमी धमाके थे उनका, ये पूरी कौम के अंदर एक यूफोरिया पैदा करना चाहते हैं और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को उस पीक पे लेके जाना चाहते हैं जहां ये कोई भी काम करते हैं तो वो उसको सपोर्ट हासिल हो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की। और आज जगह जगह इन्होंने जो बैनर्स लगाए उनमें फील्ड मार्शल और दूसरे जनरल्स की तस्वीरें और आतंकवादियों की जो लीडर हैं, कमांडर्स हैं, उनकी तस्वीरें एक ही बैनर पे इन्होंने लगाएंगी। तो ये क्या मैसेज है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये आतंकवादी इनकी प्रॉक्सीज नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी जो आर्मी है यही आतंकवादी है और ये उनके एक्सटेंडेड आर्म है। ये प्लेन क्लोथ में जैसे सीआईडी वाले होते हैं ऐसे प्लेन क्लोथ में ये फौजी हैं, ये उनका गंदा काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो दुनिया अंधी है, दुनिया अंधी नहीं है, लेकिन दुनिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कायम रहे ताकि हिंदुस्तान को यहाँ से बॉर्डर किया जाए, हिंदुस्तान की जो रफ्तार है उसको सुस्त किया जाए। चाइना इस वक्त 5.2 के लगभग ग्रोथ रेट है और इंडिया जो है वो 7% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट है। इस वक्त दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इंडिया को सैबोटाज किया जाए, इस ग्रोथ को, इस गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, हर एक चीज को जो इंडिया से रिलेटेड है सैबोटाज करने के लिए उसको मलायन किया जाए और एंगेज किया जाए आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में।
और ये किया है इन्होंने बड़ी कामयाबी से। पहलगाम का जो हुआ है, ये आसिम मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर्स और डायरेक्ट प्लानिंग के तहत मिलिट्री जो इनका विंग होता है ऑपरेशन का, उसने कंडक्ट किया है ये, और अभी ये फिर करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे। जी। मैं रुक करता हूं मेरे साथ इस वक्त, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे। सुमित वीर, आपने सुना, अमजद भाई को सुना, उन्होंने क्या बातें सामने रखी। ये इंटेंशन है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान इस तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं उसी सवाल पर लाऊंगा घुमा फिराकर जिस पर हम बात कर रहे थे। क्या ये बात कहनी सही है कि पाकिस्तान इसलिए आगे बढ़ा कि वन मोर स्ट्राइक एंड पाकिस्तान विल बी ए केस स्टडी हो जाएगा? ऐसी भी खबरें आई थी कि किरना हिल्स के उस हादसे के बाद, मैं हादसा कहूंगा क्योंकि भारत के डीजीएमओज ने इस बात से इनकार किया, उस हादसे के बाद कुछ अर्थक्वेक्स की भी बात आई थी। क्या वो अर्थक्वेक नेचुरल थे, या मैं ये कह सकता हूं कि ब्रह्मोस विस्पर इनटू द बंकर्स ऑफ पाकिस्तानी फैसिलिटी? देखिए राजीव भाई, तो थोड़ा खुल के बात कर ली जाए। चीनियों ने इनको कहा था हमारे अवैक्स देख रहे हैं, हमारे 115 स्पाई सैटेलाइट्स देख रहे हैं, हमने फ्रीक्वेंसी जैमिंग करी है, ब्रह्मोस यहां नहीं आएगा। ये चाइना ने इनको लिख के दिया था। हमारा वो IL-80 था, वो क्या था, हमारे HQ-9s लगे, हमारा सारी व्यवस्था लगी है, हमारे ऑपरेटर्स लगे, हम आपको ब्रह्मोस से बचाएंगे, हम डिटेक्ट कर लेंगे। जबकि वास्तविकता ये है, Su-31 पे लगा ब्रह्मोस ने वो कर दिखाया जो चाइना के सपनों में, क्या ख्वाब गफलत में नहीं आ सकता। उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया। अगर बौखलाया नहीं तो एक तथ्य आपके सामने में रखता हूं जो तर्कों के साथ है। ऑपरेशन बुयान अल मासूम, आई थिंक दैट इज द उर्दू नेम, जी, उन्होंने नाम रखा था। हाँ, ये ऑपरेशन था कि 48 घंटे में काफिर हिंदुस्तान को घुटनों पे लाना है, इनके हर एयरबेस और हर मिलिट्री बेस को ध्वस्त करना है, बर्बाद करना है। ये ऑपरेशन का नाम था। 8 घंटों में, मात्र 8 घंटों में पाकिस्तान ने ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब इनके 12 एयरबेस डिसमेंटल हुए, जब इनका न्यूक्लियर पेरिफेरी और कमांड एंड कंट्रोल क्रैक हो गया। अगर न्यूक्लियर पेरिफेरी और कमांड एंड कंट्रोल क्रैक होता है, वो इसके आपके किसी काम का नहीं रहता। जरूरी नहीं है आप न्यूक्लियर जखीरे को बम से उड़ा दो, अगर आपने कमांड एंड कंट्रोल क्रैक कर दिया, न्यूक्लियर सिस्टम आपके किसी काम के नहीं है। इनफैक्ट वो आपकी सबसे बड़ी समस्या है। जो बलूचिस्तान में राजीव भाई आप कह रहे थे, वो धीरे धीरे सारे पाकिस्तान में कुछ सालों में होता नजर आएगा, क्योंकि लीक रुकने वाले नहीं है। इन्होंने सर फिर क्या किया, अमेरिका को फोन लगाया, दुनिया भर में सऊदियों को, कतरियों को, सब बोला हाय अल्लाह बचा लो, क्योंकि अगर भारत 2-4 घंटे ऑपरेशन और करेगा हम खत्म हो जाएंगे। भारत को खत्म करने तो दूर की बात है, पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये इन्होंने कहा। तब इन्होंने हमारे MEA को फोन लगाया 12:35 में, MEA को कोट कर रहा हूं, 12:35 पे दूसरी बार उनसे बात हुई। उन्होंने कहा DGMO से बात कर रही है। तब 3:35 पे, मैं टाइम और डेट के साथ कोट कर रहा हूं, हमारे DGMO ने बात की। DGMO साहब ने बोला ठीक है जी, 5 बजे से ऑपरेशन खत्म। क्योंकि जो भारत को एक चोट पहुंचानी थी, जिसमें एक न्यूक्लियर स्ट्राइक के नीचे और कन्वेंशनल स्ट्राइक के ऊपर, वो हुआ। इनका न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर दोस्त, वो हुआ। इनके न्यूक्लियर एसेट्स लीक और नाकारा हो गए, वो हुए। इनका और चाइना का ज्वाइंट वेंचर, इनके और चाइना के काफी ज्वाइंट मिलिट्री पोस्ट थे जो पाकिस्तान अपना, वो खत्म हो गए। POK बलूचिस्तान में PLA के लिस्निंग स्टेशन, रिले स्टेशन खत्म हो गए, और नूर खान के साथ साथ जो इनका वर्चस्व था वो खत्म हुआ। तो भारत ने जब इतना सारा अचीव कर लिया विद अ कंडीशन, ऑपरेशन सिंदूर 0 फेज पे है, ये ऑन रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ना अगली बार रशिया से बात करनी, ना अमेरिका को कहना, ना सऊदियों को कहना, ना अरबों को इन्फॉर्म करना। अगर हमाकत की या हमें लगा हमाकत करने वाले हो तो घर में आके ठोकेंगे। मुनीर ने GHQ पीछे क्यों कर लिया, बोलो डर क्यों लगा, वो बंकर में क्यों छुपा रहा? फील्ड मार्शल वगैरह कहने की बातें, ये जो ऑपरेशन बुयान अल मासूस था, इसको 8 घंटे में क्यों कैंसिल किया गया? क्यों नहीं जारी रखा? क्यों नहीं हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद किया? क्या बोला, आदमपुर उड़ा दिया। उसी S-400 के सामने मोदी जी ने खड़ा होकर भाषण दिया। क्या बोला, ब्रह्मोस की स्टोरेज फैसिलिटी उड़ाई। 11 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी और हमारे राजनाथ सिंह जी बहुत बड़े ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन करते हैं। अगर ब्रह्मोस उड़ाया तो अगले दिन वहां उद्घाटन होगा क्या? S-400 उड़ाया तो मोदी जी उस एयरबेस पे सीट, बड़ा जो ट्रांसपोर्टर जहाज है उसमें उतारा, दुनिया को दिखाने के लिए। अगर एयरफील्ड उड़ा तो उस पर ट्रांसपोर्टर उतरेगा क्या? अगर S-400 ध्वस्त हो गया तो उसके सामने मोदी जी खड़े होंगे क्या? देखिए, हम ISPR तो है नहीं, ISPR का नाम है इंडिया से पिटोरोस, और ISPR मीम फैक्ट्री है, ये मीमें बनाती है, और अंग्रेजी वर्जन में इनका। मैं चाहूंगा सुमित, आप जब भी जवाब देते हैं आप फैक्ट्स को बाद में लाते हैं, और तब तक आप उसको एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जहां पर वॉल्यूम उसका उबलने जैसा हो जाता है, तब बातें आप रखते चले जाते हैं।